हमारे इस चैनल प्रकर्ष क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम आरएस मुख्य परीक्षा के प्रबंध, प्रशासन और राज्य व्यवस्था से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण टिप्पणियों और प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। इस वीडियो में और इससे आगे आने वाले वीडियो में आपको इन्हीं तीन टॉपिक्स या सब्जेक्ट पर प्रबंध, प्रशासन और राज्य व्यवस्था पर बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न और उनके आदर्श उत्तर देखने को मिलेंगे। इसलिए आप हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले वीडियो का भी आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे और जो महत्वपूर्ण प्रश्न आरएस मुख्य परीक्षा के लिए उपयोगी है उनसे संबंधित वीडियो आपको देखने को मिले। तो इसमें हम शुरुआत कर रहे हैं सबसे पहले प्रबंध से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, क्योंकि प्रबंध का जो है हमारे प्रथम प्रश्न पत्र में कॉमर्स वाले सेक्शन में जो है खंड है और उससे संबंधित 20 अंकों के प्रश्न आपके पूछे जाते हैं। ज़्यादातर प्रश्न जो है उसमें वेरी शॉर्ट टाइप और शॉर्ट टाइप ही होते हैं, तो उसी को ध्यान में रखते हुए मैंने ये पीडीएफ तैयार किए हैं और ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण, बहुत उपयोगी सिद्ध होने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न लेते हैं प्रबंध। प्रबंध का क्या अर्थ है, देखिए एक बार इसमें से पढ़ते हैं, फिर इसको जो है और डिस्क्राइब करने का प्रयास करते हैं। निर्धारित उद्देश्यों की कुशलतम और प्रभावी प्राप्ति के लिए मानवीय और भौतिक साधनों के नियोजन, संगठन, समन्वय, निर्देशन और नियंत्रण की प्रक्रिया ही प्रबंध है। तो बड़ी ही सारगर्भित परिभाषा है। पहले चीज़ तो कि कुछ उद्देश्य होने चाहिए, निर्धारित उद्देश्य जिनको प्राप्त किया जाना है, और वो उद्देश्य किस ढंग से प्राप्त करने यह महत्वपूर्ण है। वो उद्देश्य प्राप्त होने चाहिए आपको कुशलतम तरीके से और प्रभावी, एफिशिएंटली और इफ़ेक्टिवली, इन दो तरीक़ों से प्राप्त होने चाहिए। इन दोनों शब्दों के क्या अर्थ है हम आगे नीचे देखेंगे कि प्रभावी, एक उद्देश्य को प्रभावी तरीके से कैसे प्राप्त किया जाता है, कुशलतम तरीके से कैसे प्राप्त किया जाता है। तो उद्देश्यों को प्राप्त करना है वो भी कुशलतम और प्रभावी तरीके से, और इसके लिए आपको दो प्रकार के संसाधन उपलब्ध होते हैं प्रबंध के सामने। एक होता है मानवीय संसाधन और एक होता है भौतिक संसाधन। इन मानवीय और भौतिक संसाधनों के ऊपर प्रबंध को 5 कार्य करने पड़ते हैं, जिनको हम शॉर्ट में पॉक कोक भी कहते हैं। हेनरी फेयोल ने ये शब्दावली जो है डेवलप की थी, पॉक कोक, और हेनरी फेयोल ने जो 5 कार्य बताए हैं उन्हीं को हमने इस परिभाषा में शामिल किया है। प्रबंध के एक महानतम चिंतक रहे हैं हेनरी फेयोल, फ्रांस के इंजीनियर थे और उन्होंने जो है उनको आधुनिक प्रबंध का पिता माना जाता है। तो उन्होंने जो है 5 कार्य जो बताएं वो देखिए। नियोजन, सबसे पहले पी फॉर प्लानिंग, फिर है ऑर्गेनाइजेशन या ऑर्गेनाइजिंग यानी संगठन, फिर है समन्वय यानी आप कहें इसको नियंत्रण, कोऑर्डिनेशन, और निर्देशन और नियंत्रण। इस प्रकार से ये 5 कार्य। निर्देशन के लिए हेनरी फेयोल ने कमांड शब्द का इस्तेमाल किया था, इसलिए मैं यहाँ एक सी का अर्थ निर्देशन के लिए कमांड, डायरेक्शन यूज, 2 शब्द यूज किए जाते हैं निर्देशन के लिए। एक तो होगा आपका डायरेक्शन और दूसरा होता है कमांड। तो हेनरी फेयोल ने पॉककॉक जो टर्म कॉइन किया था उसमें कमांड शब्द का इस्तेमाल किया है। तो निर्देशन यानी कमांड और नियंत्रण यानी कंट्रोल और सीओ कोऑर्डिनेशन यानी समन्वय। तो इस प्रकार से 5 कार्य प्रबंध के आप देख सकते हैं। ये 5 कार्य किए जाते हैं। ये भी पूछा जाता है कि प्रबंध के 5 कार्य कौन से हैं, तो आप इसको भी याद रखें। नियोजन, संगठन, समन्वय, निर्देशन और नियंत्रण। इन
5 कार्यों को एग्जीक्यूट करता है प्रबंध किन प्रकार के साधनों पर? मानवीय और भौतिक साधनों पर, ताकि निर्धारित उद्देश्य जो है संगठन के, जो संस्था के निर्धारित उद्देश्य हैं उनको प्राप्त किया जा सके, और किस ढंग से? कुशलतम ढंग से और बिल्कुल प्रभावी ढंग से। तो इस प्रकार से ये 5 कार्य जो है प्रबंध के आपको ध्यान में रखने हैं। प्रबंध की ये परिभाषा, और इसी परिभाषा में ये 5 कार्य आप इसमें देख सकते हैं। उसके उपरांत हम देखते हैं 2 शब्द जो इसमें आए थे, कुशलतम और प्रभावशीलता, या प्रभावी तरीके से कैसे उद्देश्यों को प्राप्त किया जाता है। इनके अर्थ देखिए। प्रभावशीलता को इंग्लिश में इफ़ेक्टिवनेस कहते हैं, कि किसी उद्देश्य को प्रभावी तरीके से कैसे प्राप्त किया जाएगा। इसका देखिए, अर्थ देखिए, कि इसका मतलब है कार्य को समय पर पूरा करना, चाहे लागत कुछ भी हो। तो प्रभावी उसको कहेंगे कि कार्य आपने जो समय तय किया गया है उस समय सीमा के अंदर पूरा हो जाए, तो आप कहेंगे कि कार्य प्रभावी तरीके से पूर्ण हुआ है, या उद्देश्य प्रभावी तरीके से प्राप्त हुआ है। कुशलतम कब कहेंगे? कुशलतम तब कहेंगे जब कार्य को पूरा करने के लिए जो खर्च होता है, जो लागत आती है, वो न्यूनतम आए, कम से कम लागत आए। ठीक है, तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि प्रभावशीलता का जो केंद्र बिंदु होता है वो समय होता है, और दूसरी होती है उपलब्धता, कि वो अचीव हो जाए। तो समय और उपलब्धि उन्मुख होती है प्रभावशीलता, जबकि कुशलता जो होती है वो लागत उन्मुख होती है, यानी इसके केंद्र बिंदु लागत होता है। प्रभावशीलता में हम अंतिम परिणाम पर जोर देते हैं, एंड्स पर जोर देते हैं, कि कैसे भी करके हमारा जो है उद्देश्य समय सीमा के अंदर प्राप्त हो जाए, लेकिन हम लागत पर विचार नहीं करते प्रभावशीलता में। दूसरी ओर जब हम बात करते हैं कुशलता की, तो हम लागत लाभ विश्लेषण पर हमारा जोर रहता है, यानी जो उद्देश्य है वो प्राप्त हो किस पर? कम से कम लागत पर, और उसका जो लाभ है वो अधिकतम हो। तो मीन्स पे जब हमारा जोर रहता है तो हम कुशलता की बात करते हैं, एंड्स पर यानी परिणामों पर हमारा जब जोर रहता है तो हम प्रभावशीलता की बात करते हैं। तो ये 2 टर्म है जो कि आपको ध्यान में रखने चाहिए कि इनके अर्थ क्या होते हैं। चलिए अगला फिर पॉइंट लेते हैं, प्रबंध का क्षेत्र। ये जो है 50 शब्दों में ज़्यादातर पूछा जाने वाला प्रश्न है, 20 शब्दों में भी पूछा जा सकता है। तो 20 शब्दों में जो लिखना है वो इसकी शुरुआत की यहाँ से यहाँ तक का आप डिस्क्रिप्शन लिखें, और 50 शब्दों में जब पूछा जाए तो इसके कुछ जो अलग अलग क्रियात्मक क्षेत्र हैं उनका भी आप नाम लिखें, तो थोड़ा सा उनका वर्णन भी लिखें निश्चित रूप से। तो प्रबंध का क्षेत्र यानी स्कोप ऑफ मैनेजमेंट क्या है, कि प्रबंध का क्षेत्र संगठनात्मक कार्यों यानी ऑर्गेनाइजेशनल फंक्शन, एक संगठन में जो कार्य किए जाते हैं उनको निर्दिष्ट करता है, कि संगठन में कौन कौन से जो कार्य किए जाते हैं। खास तौर से हम जब प्रबंध की बात करते हैं तो हम किसी व्यावसायिक संगठन जैसे किसी कंपनी या किसी फर्म की बात करते हैं। तो एक फर्म या कंपनी या एक व्यावसायिक जो है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन या बिजनेस हाउस में या किसी इंडस्ट्री में कौन कौन से कार्य किए जाते हैं, वही प्रबंध के क्षेत्र हैं। अब प्रबंध के जो क्षेत्र हैं उनको हम देख सकते हैं। जो कार्य किए जाते हैं एक संगठन में, वो उत्पादन संबंधी कार्य किए जा सकते हैं, किसी वस्तु का निर्माण किया जा सकता है। विपणन यानी मार्केटिंग उस वस्तु का विक्रय और वितरण से संबंधित कार्य किए जा सकते हैं। उस संगठन में वित्त से संबंधित निश्चित रूप से कार्य किए जा सकते हैं, जैसे पूंजी की प्राप्ति करना और उस पूंजी का सदुपयोग करना। और लास्ट बट नॉट लीस्ट, मानव संसाधन जो होता है उस संगठन का, उससे संबंधित भी कार्य किए जाते हैं। तो ये क्रियात्मक क्षेत्र हो गया, उत्पादन, विपणन, वित्तीय और मानव संबंध। तो इसी आधार पर कुछ प्रबंध के क्रियात्मक क्षेत्र बनते हैं, उसको हम उस कार्य के आगे प्रबंध शब्द जोड़कर उसका एक क्षेत्र बना देते हैं, जैसे उत्पादन प्रबंध, क्रय प्रबंध, विपणन प्रबंध, इस प्रकार से। तो उत्पादन प्रबंध यानी उत्पादन का प्रबंध करना, आप माल या सेवाओं का उत्पादन करते हैं और उसका
पोको का अर्थ हमेशा ध्यान रखें, वही 5 कार्य जो प्रबंध के हमने ऊपर पढ़े हैं। तो माल या सेवाओं के उत्पादन से संबंधित नियोजन करना, संगठन करना, नियंत्रण करना, निर्देशन और समन्वय, ये कहलाता है उत्पादन प्रबंध। अब इसमें कौन कौन से काम होंगे, खास तौर से देखिए, जैसे संयंत्र का स्थान और अभिविन्यास, यानी संयंत्र प्लांट जिसके ऊपर आप उत्पादन करेंगे वो कहाँ लगाया जाएगा, उसकी लोकेशन क्या होगी वो, साथ ही प्लांट इंस्टॉल करने के बाद उसका आप संचालन करेंगे, वो किस तरह से होगा, उसका अनुरक्षण यानी वो प्लांट आपका हमेशा ठीक रहे, मेंटेनेंस जिसे कहते हैं वो करेंगे। किस्म नियंत्रण, जो आप उत्पादन कर रहे हैं उसकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए ताकि ग्राहक उसे तुरंत खरीदे। और इसके अलावा R&D यानी रिसर्च एंड डेवलपमेंट, शोध और विकास भी, ताकि बार बार जो है ग्राहकों की मांग के अनुरूप, बाजार की मांग के अनुरूप आप अपने उत्पाद में नए नए परिवर्तन ला सकें या नया ही पूरी तरह उत्पाद बनाए जा सके। उदाहरण के रूप में पहले टाइपराइटर बनाए जाते थे, उसके स्थान पर अब कंप्यूटर बनाए जाने लगे हैं। पहले आपके पास 1G या 2G के मोबाइल हुआ करते थे, अब 4G 5G 6G के मोबाइल शुरू हो चुके हैं। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि समय अनुकूल उत्पादन में परिवर्तन, उत्पाद में परिवर्तन करना, उसके लिए ज़रूरी है कि शोध और विकास संबंधी कार्य संगठन में किए जाएं। उसके उपरांत हम लेते हैं दूसरा क्रियात्मक क्षेत्र प्रबंध का, क्रय प्रबंध। तो क्रय करना है, आपको सामग्री खरीदनी है ताकि आप उत्पादन कर सके, तो उससे संबंधित कुछ कार्य किए जाएंगे। इसमें सम्मिलित है सामग्री का क्रय और उसका भंडारण करना, स्टोरेज करना, कितनी सामग्री भंडार में रहनी चाहिए, न कम रहे न ज़्यादा रहे। सामग्री की लागत से संबंधित निर्णय लेना कि किस कीमत पर उसको खरीदा जाए, सामग्री की किस्म, क्वालिटी कैसी होगी, और सामग्री का अनुकूलतम उपयोग सुनिश्चित करना है, यानी सामग्री का वेस्टेज बिल्कुल न हो। जो रॉ मटेरियल आप खरीदते हैं, जो इनपुट आप खरीदते हैं, उसका अच्छे से अच्छा उपयोग हो, अनुकूलतम उपयोग यानी ऑप्टिमम यूज़ हो, वेस्टेज न्यूनतम हो और उस सामग्री का यूज़ करके आपको उत्पादन अधिकतम मिले। उसके उपरांत देखिएगा विपणन प्रबंध। अब ये मार्केटिंग का कार्य है जो कि आधुनिक प्रबंध का एक अति महत्वपूर्ण कार्य है। तो क्या है, ग्राहकों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर का अध्ययन करके उनकी संतुष्टि के लिए विपणन कार्यों का पोको। अब विपणन कार्य कौन से हैं वो देख लेते हैं। बाजार अनुसंधान, आप बाजार के बारे में रिसर्च करते रहते हैं कि बाजार में क्या चीज़ की डिमांड है, किस चीज़ की ग्राहकों द्वारा मांग की जाती है। विज्ञापन से संबंधित कार्य। विक्रय संवर्धन, विक्रय संवर्धन का जैसे अर्थ है आप सेल लगाते हैं अपने प्रोडक्ट के साथ विभिन्न प्रकार की अन्य चीज़ें देते हैं आप, जैसे वॉशिंग मशीन के साथ आप 5 किलो या 10 किलो वॉशिंग पाउडर दे देते हैं, इस तरह की चीज़ें आप देखते हैं। आफ्टर सेल सर्विस आप क्या देते हैं कि विक्रय के बाद गारंटी, वारंटी, इस प्रकार की चीज़ें भी आप देते हैं। वितरण केंद्रों की स्थापना कि कहाँ कहाँ प्रोडक्ट बेचा जाएगा। ग्राहक सेवा केंद्रों की स्थापना ताकि ग्राहकों की जो समस्याएं हैं उनका भी आप निवारण कर सकें। तो ये मार्केटिंग के कार्य हैं। वित्तीय प्रबंध, अब आता है कि धन के बिना आप किसी प्रकार के व्यवसाय या व्यापार का संचालन नहीं कर सकते। तो उसके धन कहाँ से प्राप्त होगा, वित्तीय प्रबंध में दो चीज़ें देखी जाएगी कि जो धन प्राप्त होगा या पूंजी प्राप्त होगी उसके स्रोत क्या रहेंगे, और दूसरा उसका उपयोग किस प्रकार से किया जाएगा। इन दो चीज़ों पे फोकस रहेगा। तो देखिए, कोषों की प्राप्ति, कोष यानी फंड या धन की प्राप्ति उचित लागत पर करनी है, यानी ऐसा न हो कि आप 50% या 40% ब्याज पर उधार ले आए और पता चले कि आपकी जो है जो मुनाफा है उससे ज़्यादा तो आपको ब्याज भरना पड़ रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो उचित लागत पर आए, उसका अनुकूलतम आवंटन हो। अनुकूलतम आवंटन का मतलब है कि जिस कार्य में सबसे ज़्यादा यूज़फुल है धन को लगाना, और सबसे पहले उसमें लगाए, उसके बाद उससे कम इम्पोर्टेंट में, फिर उससे कम इम्पोर्टेंट में। जिसमें सम्मिलित है क्या क्या कार्य सम्मिलित है, देखिए, वित्तीय लेखांकन करना,
अकाउंट्स का कार्य, फाइनेंशियल अकाउंट्स का कार्य है। बजटिंग, विभिन्न प्रकार के बजट बनाना। आगे के वीडियो में हम बजटिंग के ऊपर भी डिस्कस करेंगे। बजटिंग जो कॉमर्शियल बजटिंग है उसके ऊपर, जो सरकार का जो बजट होता है वो एक अलग टॉपिक है। कॉमर्स में जो बजटिंग है उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। फिर लागत नियंत्रण, कॉस्ट कंट्रोल, विनियोग और बीमा, ये सारी चीज़ें जो है वित्तीय प्रबंध के एस्पेक्ट है। उसके उपरांत देखते हैं कार्मिक प्रबंध। अब कार्मिक प्रबंध जिसे आप मानव संसाधन प्रबंध भी कहते हैं, तो वो क्या है? कर्मचारियों की भर्ती से स्टार्ट होता है वो, और कर्मचारी के रिटायरमेंट और उसके बाद उसको दिए गए क्लेम तक चलता रहता है। तो भर्ती होगी, उसमें चयन होगा, प्रशिक्षण, विकास, ये भी प्रश्न पूछे जाते हैं। भर्ती, चयन, प्रशिक्षण, विकास, तो इनके ऊपर भी अलग से प्रश्न आएंगे, हम उस पर डिस्कस करेंगे। उसके बाद वेतन उनका, उनसे कल्याणकारी उनके लिए कार्य, जैसे हॉस्पिटल की व्यवस्था, बच्चों के लिए स्कूल की व्यवस्था इत्यादि, उनकी सुरक्षा कर्मचारियों की, और कर्मचारियों से संबंधित जो विवाद होते हैं उनका निपटारा करना। तो ये सारे जो कार्य हैं कार्मिक प्रबंध या ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट के नाम से जाने जाते हैं। फिर है कार्यालय प्रबंध, जो ऑफिस होता है किसी इंडस्ट्री का, किसी फैक्ट्री का, किसी कंपनी का, किसी फर्म का, तो उससे संबंधित भी महत्वपूर्ण कार्य हैं, जिसमें देखिए सूचना एकत्रण। सबसे पहले तो है कि उपक्रम को जितनी भी आवश्यक या उपयोगी सूचनाएं हैं वो प्राप्त हो, उन सूचनाओं का अभिलेखन यानी रिकॉर्ड उनको किया जाए। उसके उपरांत जब संगठन को वो सूचनाएं आवश्यक हो जाए तो उस समय वो सूचना उसको उपलब्ध भी करवाई जाए। ऐसा ना हो कि रिकॉर्ड करके फाइल करके ऐसी जगह डाल दें कि जब आवश्यकता पड़े तो वो सूचना मिले ही नहीं। कुछ अन्य क्रियात्मक क्षेत्र और प्रबंध के आजकल लोकप्रिय हैं, जिसमें परिवहन प्रबंध भी हो गया, ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट हो गया, शोध एवं विकास जो कि उत्पादन प्रबंध का ही एक भाग माना जाता है, उसको आजकल अलग से भी कंसिडर किया जाने लगा है। टेक्निकल मैनेजमेंट, आज तकनीकी जो है विकास बहुत ही आगे निकल चुका है, तो ऐसी दृष्टि से तकनीकी प्रबंध, टेक्निकल मैनेजमेंट को भी एक अलग फील्ड के रूप में लिया जाने लगा है। चलिए, इसके उपरांत ये इस प्रकार से एक महत्वपूर्ण प्रश्न हुआ जो बिल्कुल अपने पाठ्यक्रम में है, आरएस मेंस के पाठ्यक्रम में, और प्रबंध के क्षेत्र के नाम से लिखा गया है। तो इस प्रश्न का आप, ये बिल्कुल आदर्श उत्तर है जिसे आप तैयार कर लें, ताकि जो है आप इसका अच्छा जवाब दे सकें। उसके उपरांत हम कुछ और प्रश्न देखते हैं जो प्रबंध से संबंधित ही हैं। उसमें हम देखते हैं एक बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रबंध का कार्य, अभिप्रेरण। आप पूछोगे अभिप्रेरण तो अलग से कार्य नहीं बताया। एक्चुअली जो निर्देशन जो कार्य है प्रबंध का, उसी का एक भाग अभिप्रेरण है। निर्देशन की एक गतिविधि अभिप्रेरण भी है। तो अभिप्रेरण अपने आप में एक सेपरेट कार्य न होकर निर्देशन का एक उप कार्य है। चलिए, अभिप्रेरण या मोटिवेशन का अर्थ क्या है? बड़ी ही सारगर्भित परिभाषा है, आप इसको देखें। देखिए, कर्मचारियों की इच्छाओं, भावनाओं, आवश्यकताओं का पता लगाना। सबसे पहले एक चेन है ये कार्यों की, उसमें आप सबसे पहले कर्मचारियों की इच्छाएं, भावनाएं, उनकी डिजायर्स, विश या इमोशंस, नीड्स, इनको आप पता लगाएंगे। उसके उपरांत उनको क्या करेंगे? संतुष्ट करने का प्रयास करेंगे। कर्मचारियों की इच्छाओं, आवश्यकताओं का पता लगाना और उनको संतुष्ट करने का प्रयास करना। इससे क्या फ़ायदा होगा? इससे फ़ायदा ये होगा कि वे निर्धारित लक्ष्य कौन से? जो प्रबंध के हमने शुरुआत में देखे निर्धारित लक्ष्य, उनकी प्राप्ति की दिशा में कार्य करने के लिए उद्यत यानी रेडी हो जाएंगे। तो यह अभिप्रेरण है। बिल्कुल सिंपल परिभाषा है। यही परिभाषा आप याद रखें कि इच्छा, दो एस्पेक्ट हैं कुल मिला के। एक तरफ आप इच्छाओं, आवश्यकताओं, एक प्रबंधक जो होता है वो कर्मचारियों की इच्छाओं, आवश्यकताओं और भावनाओं का
को की सर्च करता है, उनकी खोज करता है, पता लगाता है और उसके उपरांत उनको संतुष्ट करने का प्रयास करता है। ये नहीं है कि सभी इच्छाओं को संतुष्ट कर दे, पर जितनी पॉसिबल है, जितनी संभव है, उन इच्छाओं को संतुष्ट करने का प्रयास करता है। परिणाम क्या होगा? परिणाम कर्मचारी मोटिवेट हो जाएगा, अभिप्रेरित हो जाएगा और अभिप्रेरित कर्मचारी संस्था की एक बहुत बड़ी धरोहर होता है, जो निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए कार्य करने के लिए तैयार हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं ये अभिप्रेरण की परिभाषा है। अभिप्रेरण की बात चल रही है तो एक प्रश्न ये पूछा जा सकता है कि अभिप्रेरण की विशेषताएं क्या है। अभिप्रेरण की विशेषताएं हम देखेंगे, कुछ विशेषताएं देख सकते हैं। पहली यह है कि ये एक सतत प्रक्रिया है। सतत यानी जो लगातार चलती रहती है। ये इस संदर्भ में देखिएगा, एक आवश्यकता संतुष्ट होने पर दूसरी उत्पन्न हो जाती है, अतः संगठनों को इसे निरंतर चलाना पड़ता है। ये नहीं है कि आज आपने आवश्यकताएं संतुष्ट कर दी, 6 महीने बाद, साल भर बाद उसी कर्मचारी की कोई अन्य आवश्यकता संतुष्ट उभर जाती है, उसको फिर संतुष्ट करना पड़ता है। तो एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। दूसरा है आंतरिक प्रक्रिया। आंतरिक इन द सेंस कि आवश्यकता या इच्छा जो है व्यक्ति के भीतर उत्पन्न होती है। ये मनोवैज्ञानिक जो है एक प्रकार से प्रक्रिया आप इसको कह सकते हैं। आगे आया भी है, देखिए, मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया यानी व्यक्ति के मन और व्यवहार से संबंधित है। व्यक्ति के अंदर इच्छाएं उत्पन्न होती है, आवश्यकताएं उसको महसूस होती है और एक प्रबंधक का कर्तव्य है कि वो उन आवश्यकताओं का पता लगाए और उनको संतुष्ट करे। संपूर्ण व्यक्ति, ये एक महत्वपूर्ण चीज़ है, संपूर्ण व्यक्ति प्रेरित होता है, न कि उसका एक भाग। जब मोटिव आवश्यकता संतुष्ट होगी तो व्यक्ति पूर्णतः प्रेरित होगा, न कि पार्शियली। अभिप्रेरणा व्यक्ति की संतुष्टि का परिणाम है, न कि कारण। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है। यानी अभिप्रेरणा एक रिजल्ट है, एक इफेक्ट है, जो कि जब व्यक्ति संतुष्ट हो जाएगा तो उसके कार्य व्यवहार में दिखाई देगा। कारण नहीं है। कारण तो वो इच्छाएं हैं जिनको संतुष्ट किया जाना है। यह व्यक्ति में कार्य करने की क्षमता और कार्य करने की इच्छा के मध्य पुल का कार्य करती है। ये बहुत ही प्यारी परिभाषा है। अभिप्रेरणा एक पुल है। पुल इन द सेंस कि व्यक्ति में काम करने की क्षमता तो है, लेकिन व्यक्ति काम करना नहीं चाहता, उसकी इच्छा नहीं है, क्योंकि कहीं न कहीं वो डीमोटिवेटेड है, अभिप्रेरित नहीं है। तो उसको अभिप्रेरित करने के लिए ज़रूरी है कि उसकी इच्छाओं का पता लगाया जाए, उसकी आवश्यकताओं का पता लगाया जाए। और जब उसकी आवश्यकताएं संतुष्ट हो जाएगी तो जो क्षमता है वो इच्छा में बदल जाएगी, यानी पूरी तरह व्यक्ति काम करने के लिए प्रेरित हो जाता है। पूर्णतः व्यक्तिगत प्रक्रिया है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति की आवश्यकताएं अलग अलग होती है, अतः यह एक जटिल प्रक्रिया भी है। ये बिल्कुल क्लियर है। एक व्यक्ति की आवश्यकता, किसी को धन की आवश्यकता है, किसी की धन की आवश्यकता तो संतुष्ट है, पर उसकी सुरक्षा की आवश्यकता है। किसी की दोनों आवश्यकताएं संतुष्ट हैं, पर उसकी सामाजिक आवश्यकताएं हैं। किसी की जो है अन्य कोई आवश्यकताएं हो सकती है। तो इस प्रकार से अब्राहम मैस्लो का हम एक सिद्धांत पढ़ेंगे। उसने 5 आवश्यकताएं, मनोविज्ञान का एक महत्वपूर्ण व्यक्तित्व अब्राहम मैस्लो, जो प्रबंध और लोक प्रशासन में भी समान दखल रखते हैं, उन्होंने आवश्यकता सोपान सिद्धांत का प्रतिपादन किया अब्राहम मैस्लो ने। और उस सिद्धांत को हम पढ़ेंगे तो देखेंगे एक व्यक्ति की 5 प्रकार की आवश्यकताएं होती है और हर एक व्यक्ति की अलग अलग होती है। व्यक्ति डिफर कर जाती है। तो ऐसी दशा में इसीलिए कहा गया कि प्रबंध के लिए बहुत जटिल हो जाता है कि आवश्यकताओं को कैसे पहचानें और फिर उनको संतुष्ट किस ढंग से करें। अभिप्रेरणा की जहाँ तक बात है, ये सकारात्मक और नकारात्मक दोनों हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। अभिप्रेरणा के जब प्रकार पढ़ेंगे तो उसमें ये पॉइंट आएगा। अभिप्रेरणा के प्रकार में सकारात्मक, नकारात्मक, वित्तीय और गैर वित्तीय, इस प्रकार अभिप्रेरणा के हम प्रकार
देखेंगे। तो फिलहाल आप ये केवल इसकी विशेषताएं ध्यान में रखें। 50 शब्दों में पूछे जाने लायक ये एक प्रश्न है। चलिए अभिप्रेरणा की प्रक्रिया देखते हैं। अभिप्रेरणा के बारे में हमने अभी पढ़ा कि कार्य करने की क्षमता और कार्य करने की इच्छा के बीच में एक पुल का कार्य करती है। तो अभिप्रेरणा की जब हम प्रक्रिया देखेंगे तो इसके हमें 3 तत्व नज़र आएंगे। 3 तत्व क्या है देखिए। एक तो है आवश्यकता, नीड्स, जो कर्मचारियों की आवश्यकताएं हैं। दूसरा है उत्प्रेरक या चालक, जिसको हम मोटिव्स या ड्राइव्स कह सकते हैं। और तीसरा है प्रेरणा या लक्ष्य, जिसे हम इंसेंटिव्स या गोल कह सकते हैं। तो देखिए इसको समझने का प्रयास करते हैं। आवश्यकता में देखते हैं क्या लिखा है। किसी प्रकार की शारीरिक या मानसिक कमी या असंतुलन, जैसे पानी की आवश्यकता या महत्वाकांक्षा होने पर उच्च पद की। आवश्यकता कोई भी हो सकती है, शारीरिक आवश्यकता हो सकती है या सामाजिक आवश्यकता हो सकती है। 2 उदाहरण लिया हमें। जैसे ये एक शारीरिक आवश्यकता है, पानी की आवश्यकता। यह एक अहम संबंधी आवश्यकता है, ईगो नीड्स, जिसे मैस्लो ने कहा है। महत्वाकांक्षा है कि मुझे ऊंचा पद प्राप्त हो, मैं इस छोटे पद से संतुष्ट नहीं हूँ। चलिए मोटिव्स या ड्राइव्स क्या देखें। ये लक्ष्य या प्रेरणा तक पहुंचाने वाले होते हैं, जैसे प्यास और प्रतिष्ठा। तो ये बिल्कुल इसको आवश्यकता को एक शब्द में व्यक्त करने के लिए ये टर्म यूज़ किए जाते हैं कि जैसे पानी की आवश्यकता को क्या कहेंगे हम, प्यास। यही मोटिव है या ड्राइव्स है। इसी प्रकार उच्च पद की महत्वाकांक्षा या आवश्यकता को क्या कहेंगे हम, प्रतिष्ठा। उच्च पद इसलिए प्राप्त करना चाहता है ताकि मुझे क्या प्राप्त हो, प्रतिष्ठा प्राप्त हो। तो अभिप्रेरणा जो है इसका अंतिम छोर है, जैसे पानी और उच्च पद। तो एक चैन चलिए देखिए। पहले आवश्यकता, नीड्स, जैसे पानी की आवश्यकता। उस पानी की आवश्यकता का प्रेरक क्या है, उसका प्रेरक है प्यास। और प्रेरणा या लक्ष्य, आखिर में क्या प्राप्त हो जाएगा, तब जो है आवश्यकता संतुष्ट हो जाएगी, पानी प्राप्त हो जाएगा। इसी प्रकार उच्च पद की महत्वाकांक्षा की आवश्यकता, उसका प्रेरक है प्रतिष्ठा। और उसके कब संतुष्ट हो जाएगी ये आवश्यकता, जब उसको प्राप्त हो जाएगा उच्च पद। एक नीचे और देखिए, आंतरिक प्रेरक या चालक होते क्या हैं। एक्चुअली आंतरिक अनुभव है जो व्यक्ति को कार्य करने के लिए प्रेरित करते हैं, जैसे भूख, प्यास, प्रतिष्ठा आदि हम ऊपर देख चुके हैं। जबकि अभिप्रेरक शब्द क्या है, मोटिव, मोटिवेटर्स। 2 चीज़ें हैं, मोटिव्स एंड मोटिवेटर्स, कि वे तकनीकें जो प्रेरित करने के लिए उपयोग में लाई जाती हैं उनको हम मोटिवेटर्स कहेंगे। मोटिव्स तो वो हैं जो हमें चाहिए, जैसे भूख लगी है यानी उसके लिए भोजन चाहिए, प्यास लगी है पानी चाहिए, प्रतिष्ठा की नीड हो रही है, उच्च पद चाहिए। जब आप इनको संतुष्ट करने के लिए कुछ टेक्निक्स यूज़ करते हैं तो उसको हम कहेंगे अभिप्रेरक, मोटिवेटर्स। तो वेतन, पदोन्नति, सेवा सुरक्षा आदि मोटिवेटर्स हैं। चलिए अब देख लेते हैं अभिप्रेरणा का महत्व क्या है। तो अभिप्रेरणा का महत्व जो है कुछ बिंदुओं से हम देख सकते हैं। हमने देखा कि एक अभिप्रेरित व्यक्ति ज़्यादा जोश, जुनून और इच्छा से कार्य करता है। तो यही बातें लगभग इसमें आनी है। अभिप्रेरित कार्मिकों का अन्य कार्मिकों से निष्पादन उच्च हो जाता है। जो दूसरे कर्मचारी हैं उनके मुकाबले एग्जीक्यूशन जो होता है या परफॉर्मेंस जो होती है वो ज़्यादा होती है अभिप्रेरित की। अभिप्रेरित कार्मिकों में संगठन छोड़कर जाने की और अनुपस्थित रहने की प्रवृत्ति कम हो जाती है। ये बड़ी महत्वपूर्ण है। संगठन को छोड़ेगा नहीं, क्योंकि वहाँ वो कार्य करने में उसको आनंद आ रहा है, उसकी सारी आवश्यकताएं वहाँ संतुष्ट हो रही है, तो क्यों छोड़ेगा। और अनुपस्थित भी नहीं रहेगा। अन्यथा कई कर्मचारी आपने देखे होंगे बहाने बनाते हैं कि आज मेरे ये काम है, आज मेरे ये काम है। इसका एक बड़ा कारण यह है कि वो कहीं न कहीं मोटिवेटेड नहीं है, उस कार्य को करने में उनकी आवश्यकताएं संतुष्ट नहीं हो रही है। अभिप्रेरित कार्मिक संगठनात्मक परिवर्तनों को स्वयं के और संगठन के हित में मानकर आसानी से स्वीकार करते हैं। ये बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ है।
संगठनात्मक परिवर्तन, ऑर्गेनाइजेशनल चेंज, एक हमारे इसमें टॉपिक भी रहेगा लोक प्रशासन में, परिवर्तन का प्रबंध। तो परिवर्तन का प्रबंध कहीं ना कहीं यही चीज़ है कि जो परिवर्तन होते हैं एक संगठन में, आपने देखा होगा जब टाइपराइटर से आप कंप्यूटर पे गए तो बहुत उसका विरोध हुआ। नई जब भी चीज़ आती है किसी संगठन में तो उसका कर्मचारी विरोध करते हैं, लेकिन ये कह रहा है कि यदि कर्मचारी अभिप्रेरित हुए तो फिर वो विरोध नहीं करेंगे, वो मानेंगे कि वो जो परिवर्तन हो रहा है संगठन में वो उनके लिए भी और संगठन के लिए, दोनों के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। इसके अलावा कुछ और चीज़ें जो अभिप्रेरण के कारण संगठन में अच्छी हो जाती है वो है स्वस्थ मानव संबंधों का निर्माण होता है, श्रम प्रबंध संबंध जो है वो बहुत अच्छे हो जाते हैं, संसाधनों का कर्मचारी बहुत ही अच्छा सदुपयोग करते हैं, वेस्टेज नहीं होते हैं, श्रम पूंजी संबंधों में सुधार होता है और संस्थान की साख और ख्याति में वृद्धि होती है। कुछ ऐसे संगठन हैं जो बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं क्योंकि वहाँ कर्मचारी अभिप्रेरित है और इस वजह से उनकी जो मार्केट में जो गुडविल है वो भी बहुत अच्छी बन जाती है। आगे हम बढ़ते हैं इसी में कि अगले कुछ क्या प्रश्न हो सकते हैं। देखिए अगला जो टॉपिक छोटा सा पॉइंट है वो है मोराल यानी मनोबल। मोराल या मनोबल जिसे कहें, अभिप्रेरण से मिलता जुलता ही शब्द लगता है, लेकिन ये कर्मचारियों की एक प्रकार की सोच या मानसिकता को दृष्टिगत करते हुए बनाया गया शब्द है। जैसे इसमें देखिए, कार्मिकों की अपने कार्य, सहकर्मियों और संगठन के प्रति मनोवृत्ति, मानसिकता या मनोवृत्ति का परिचायक है जो कार्य करने की इच्छा और क्षमता का पर्याय है। बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि कार्मिक क्या सोचता है, किसके बारे में, एक तो खुद अपने काम के बारे में, एक सहकर्मियों के बारे में और एक अपने संगठन या संस्थान के बारे में, उसकी मनोवृत्ति क्या है, यही मोरल है। तो ये एक प्रकार से मानसिक कंसेप्ट है जिसमें यदि आप दो शब्द इस्तेमाल करेंगे, या तो कहेंगे कर्मचारियों का मनोबल बहुत ही ऊंचा है, मनोबल ऊंचा है, और या आप कहेंगे कि कार्मिकों का मनोबल बहुत ही नीचा है। तो ये दो टर्म है। नीचा मनोबल यानी उसकी कार्य के प्रति, अपने साथियों के प्रति और संगठन के प्रति जो सोच है वो नकारात्मक है, मनोवृत्ति नकारात्मक है, तो मनोबल नीचा हो जाएगा और अन्यथा ऊंचा होगा। मनोबल और अभिप्रेरणा में अंतर पूछा जा सकता है। बड़ा ही महत्वपूर्ण ये प्रश्न है, आप इसको जरूर देखें। मनोबल जो है सामूहिक और व्यक्तिगत दोनों हो सकता है, पर अभिप्रेरणा जो होती है वो पूरी तरह व्यक्तिगत होती है। हम पढ़ चुके हैं कि व्यक्ति टू व्यक्ति आवश्यकता डिफर कर जाती है। चलिए, मन का आंतरिक बल या मनोवृत्ति या मनोदशा ही मनोबल है, जबकि अभिप्रेरणा है आवश्यकताओं के अध्ययन व संतुष्टि की एक प्रक्रिया है। तो दोनों में बड़ा अंतर है कि ये एक प्रोसेस है और ये एक मानसिक दशा को व्यक्त करता है। स्वयं कार्य करने की इच्छा और क्षमता का पर्याय है, यानी दोनों ही चीज़ें हैं। कार्य करने की इच्छा ही नहीं है, कार्य करने की क्षमता ही नहीं है। दोनों नहीं होना मतलब मनोबल नीचा होना, दोनों होना मतलब मनोबल उच्च होना। जबकि अभिप्रेरणा क्या है, कार्य करने की इच्छा और क्षमता के मध्य एक पुल का कार्य करती है, यानी ये दोनों को जोड़ती है और ये दोनों ही चीज़ें हैं। ये समझे आप, मनोबल जो है उसके दो कंपोनेंट है, कार्य करने की इच्छा और कार्य करने की क्षमता। कार्य करने की इच्छा तो है पर क्षमता नहीं है, तो आप यहाँ फिट बैठा देंगे अभिप्रेरणा को, तो कार्य करने की क्षमता में कन्वर्ट हो जाएगी उसकी इच्छा। मनोबल जो होता है वो, अभी मैंने कहा, मनोबल या तो उच्च होगा या निम्न होगा। आवश्यकता जो होगी वो क्या होगी, या तो संतुष्ट होगी या असंतुष्ट होगी।
उच्च मनोबल अभिप्रेरित करने में सहायक है। मनोबल उच्च होगा व्यक्ति का तो वो अभिप्रेरित आसानी से हो जाएगा, और अभिप्रेरित कार्मिक जो होते हैं उनका मनोबल हमेशा उच्च होता है। तो एक प्रकार से ये दोनों इंटर रिलेटेड कंसेप्ट हैं। आइए कुछ निर्णय प्रबंध संबंधी कुछ शब्दों का हम इसमें अध्ययन करते हैं। ये कुछ महत्वपूर्ण शब्द हैं जो आप प्रबंध में छोटी छोटी परिभाषाएं पूछी जा सकती है या बार बार इन शब्दों का उल्लेख होता है। तो सबसे पहले देखते हैं हम कौन से शब्द इसमें आते हैं। सबसे पहले देखते हैं, देखिए निर्णयन। निर्णयन क्या है? दो शब्द आप अलग अलग हैं, ध्यान में रखें। निर्णयन और निर्णय दो अलग अलग शब्द है। पहले दो, निर्णयन एक प्रक्रिया है और निर्णय उसका रिजल्ट या प्रोडक्ट है, आउटपुट है। तो देखिए हम बात निर्णयन की कर रहे हैं या डिसीजन मेकिंग जिसे इंग्लिश में कहें। कार्य करने के विभिन्न विकल्पों में से सर्वोत्तम विकल्प का चयन करना जिसके न्यूनतम लागत व अधिकतम न्यूनतम लागत पर अधिकतम परिणाम निकले। बिल्कुल सिंपल परिभाषा निर्णयन की। आप कोई कार्य करना चाहते हैं, उसके बहुत सारे विकल्प आपके सामने हैं। इन विकल्पों में से द बेस्ट विकल्प का चयन करना ही निर्णयन है। द बेस्ट विकल्प किसे कहेंगे? वह विकल्प जिसकी लागत कम से कम आए, खर्च जिसका कम से कम हो, लेकिन जिसके परिणाम सबसे अच्छे आए, यही निर्णयन है। निर्णय वो विकल्प है जो आपने चुना है, यानी जो सर्वोत्तम विकल्प का चयन किया वह निर्णय है। और निर्णयन एक प्रक्रिया है जिसके बाद आप निर्णय पे पहुंचते हैं। चलिए, नेतृत्व क्या है? लीडरशिप। बहुत ही लीडरशिप के बारे में नेता 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 शब्द काफ़ी बोला जाता है, लेकिन लीडरशिप का अर्थ मैनेजमेंट के दृष्टिकोण से देखना है, वही एक्चुअल अर्थ है लीडरशिप का, कि किसी व्यक्ति की वह योग्यता। तो ये मान के चलिए ये व्यक्तिगत होती है और एक योग्यता है। क्या योग्यता है? जिसके माध्यम से वह संगठनात्मक लक्ष्यों की प्राप्ति की दिशा में, संगठन के जो लक्ष्य हैं जिनको प्राप्त किया जाना है, समूह के व्यवहार को प्रभावित और निर्देशित करता है। यही नेतृत्व है। यानी यदि कोई व्यक्ति एक समूह के व्यवहार को प्रभावित कर देता है, बिहेवियर को इस ढंग से प्रभावित कर देता है कि वो समूह के जो व्यक्ति हैं वो संगठन के लक्ष्यों की प्राप्ति की दिशा में मुड़ जाए, तो कहेंगे कि उस व्यक्ति में नेतृत्व क्षमता है। चलिए अगला लेते हैं, समन्वय। समन्वय का अर्थ एक रूपता के संदर्भ में लिया जाता है कि संगठन में बहुत सारे कार्य होते हैं, प्रक्रियाएं होती है, गतिविधियां होती है, व्यक्ति होते हैं और बहुत सी संगठन की इकाइयां होती है। ये सब प्रयास करती है संगठन के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए। तो इनके प्रयासों में आनी चाहिए एक रूपता और समकालिकता। ये दो शब्द जो हैं ये समन्वय के सार हैं कि प्रयासों में क्या आनी चाहिए? एक रूपता। प्रयास तो कर रहे हैं सभी, लेकिन प्रयास अलग अलग दिशाओं में कर रहे हैं, तो जो संगठन का उद्देश्य है वो पूरा नहीं होता। तो ऐसी सिचुएशन में एक प्रबंधक उनके प्रयासों में समन्वय लाता है, मतलब उनके प्रयासों में समकालिकता और एकरूपता, सिंक्रोनाइजेशन और यूनिफॉर्मिटी लाता है। तो उससे जो है संगठन के उद्देश्य प्राप्त होने लगते हैं। संप्रेषण, सूचनाओं का आदान प्रदान जिसे आप कहें, तो एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति को संदेश व सूचनाएं प्रेषित करना और प्राप्तकर्ता द्वारा उनको उसी रूप और अर्थ में समझना जैसा प्रेषक समझता है। संप्रेषण बहुत ही महत्वपूर्ण है। केवल सूचना देना संप्रेषण नहीं है, कम्युनिकेशन जिसे आप इंग्लिश में कहें। केवल सूचना देना ही संप्रेषण नहीं है, सूचना देना है और सूचना को जो प्रापक या प्राप्त करता है वो उसी सेंस में समझे जिस सेंस में सेंडर समझता है। यानी दोनों, ए ने बी को कोई सूचना दी तो बी जो है उसको उसी सेंस में समझे जैसा ए समझता है, तब संप्रेषण प्रक्रिया पूर्ण होना माना जाता है। अगला देखिए नियोजन। नियोजन हम देख ही चुके हैं कि प्रबंध का एक महत्वपूर्ण कार्य है, एक बौद्धिक प्रक्रिया है। पहले तो इंटेलेक्चुअल या मेंटल प्रोसेस है
जिसमें क्या चाहिए, जिसमें विवेक चाहिए, दूरदृष्टि चाहिए, अनुभव चाहिए और तथ्यों का उपयोग करके आप क्या करते हैं, भावी कार्यों की रूपरेखा बनाते हैं। इसको योजना कहेंगे। जो आप रूप, वो बिल्कुल वैसा ही हो गया, निर्णयन और निर्णय। नियोजन एक प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया को आप जब पूरा करेंगे तो आपको एक प्लान प्राप्त होगा, योजना प्राप्त होगी। तो योजना बनाने का कार्य नियोजन है। तो भावी कार्यों की एक आप रूपरेखा बनाते हैं, एक क्रिया विधि तय करते हैं। अर्थात दूसरे शब्दों में एक अच्छी परिभाषा ये भी है जो कई विद्वान यूज करते हैं कि निर्धारित जो उद्देश्य हैं उनकी प्राप्ति के लिए क्या करना है ये तय करें, कब करना है ये तय करें, कैसे करना है ये भी तय करें, किन साधनों के उपयोग से करना है आदि का पहले से ही निर्धारण करना कहलाता है नियोजन। अगला टर्म लेते हैं संगठन, ऑर्गेनाइजेशन या ऑर्गेनाइजिंग। तो ऑर्गेनाइजिंग का प्रोडक्ट ऑर्गेनाइजेशन रहेगा। तो निर्धारित उद्देश्य तो प्राप्त करना ही है, ये बार बार आ रहा है, प्रबंध का जो है महत्वपूर्ण परिभाषा का टर्म है। उसके लिए व्यक्तियों का एक समूह, जिसमें एक व्यक्तियों का समूह बनाया जाएगा निर्धारित उद्देश्य प्राप्त करने के लिए, यानी जो 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 कार्मिक आप नियोजित करेंगे उनका समूह होगा। उस कार्मिक समूह में आप क्या करेंगे, कार्यों का निर्धारण करेंगे कि कौन कौन से कार्य किए जाने हैं। उन कार्यों को आप वर्गीकृत कर लेंगे, फिर उन कार्यों को व्यक्तियों और विभागों में आप बांट देंगे। क्रय विभाग के कार्य ये जो होंगे, उत्पादन के ये होंगे, विपणन के ये होंगे, इस प्रकार से। फिर उनको आप सत्ता सौंपेंगे, प्राधिकार सौंपेंगे और उत्तरदायित्व सौंपेंगे कि उनका क्या उत्तरदायित्व रहेगा, और साथ ही साथ उनकी जवाबदेहिता, अकाउंटेबिलिटी भी तय करेंगे, और साथ ही परस्पर संबंधों का निर्धारण करेंगे। परस्पर संबंध ये है कि कौन तो अधिकारी होगा और कौन उसका अधीनस्थ होगा। यह संबंधों का निर्धारण करना संगठन है। तो संगठन की एक लंबी चौड़ी परिभाषा एक समूह है, यानी आपने कर्मचारी नियोजित कर लिए। अब आप देखें कि संगठन के कार्य क्या करने हैं वो तय कर लें, फिर उन कार्यों को वर्गीकृत कर दे, क्रय विक्रय विपणन वित्त, इस तरह से अलग अलग बांट दें। उसके बाद उन कार्यों को आप सौंपें किनको, व्यक्तियों को और विभिन्न विभागों को, और व्यक्तियों और विभागों को फिर उन कार्यों करने की सत्ता भी दें और उनका उत्तरदायित्व भी बताएं कि उनके क्या उत्तरदायित्व होंगे। उसके उपरांत उनकी जवाबदेहिता भी तय करें कि यदि कार्य का परिणाम अच्छा या बुरा जैसा भी रहा, उनको अपने जो अधिकारी है उसको उस कार्य के परिणामों को लेके जवाब देना पड़ेगा। दो शब्द हैं, उत्तरदायित्व और जवाबदेहिता, ये आगे आएंगे पर मैं संक्षेप में बता दूं। उत्तरदायित्व का अर्थ है किसी कार्य को सर्वश्रेष्ठ तरीके से करने की नैतिक बाध्यता, कि जो सौंपा गया काम है उसको एक व्यक्ति सबसे अच्छे तरीके से करे। उसके बाद जब उस कार्य का जो परिणाम आए उसको लेकर अपने बॉस को जवाब देना कहलाता है जवाबदेहिता। तो इस प्रकार से ये संगठन का परिभाषा हुई। अगला आया निर्देशन। निर्देशन के बारे में हम देखें कि निर्धारित उद्देश्यों को तो प्राप्त करना ही है, उसके लिए अधीनस्थों को क्या दिया जाए, आदेश निर्देश देना। हेनरी फेयोल ने कमांड शब्द का यूज़ किया है, और जो है ज़्यादातर प्रबंध के कार्यों में निर्देशन शब्द का यूज होता है। दोनों का सेंस एक ही है। उनको आदेश निर्देश देना, उनको गाइड करना, मार्गदर्शन देना, उनको नेतृत्व प्रदान करना। तो नेतृत्व प्रबंध का पृथक कार्य नहीं है बल्कि निर्देशन का एक हिस्सा है। अभिप्रेरित करना ये भी प्रबंध का पृथक कार्य नहीं है, निर्देशन का हिस्सा है। और उनका सुपरविजन, पर्यवेक्षण करना। तो इस प्रकार से 5 उप कार्यों का समूह है निर्देशन। 5 कार्य कौन से हैं, आदेश निर्देश, कमांड, मार्गदर्शन गाइड, लीडरशिप नेतृत्व, अभिप्रेरणा मोटिवेशन, और पर्यवेक्षण यानी सुपरविजन। अंतिम जो है टर्म देखते हैं हम कि नियंत्रण क्या होता है। नियंत्रण का अर्थ रोकना नहीं है, ये आप ध्यान रखें। नियंत्रण डज नॉट मीन चेक
चेक यानी होता है रोकना, रोकना नहीं है नियंत्रण का। नियंत्रण का अर्थ होने देना है, लेकिन प्लान के अनुसार होने देना ही नियंत्रण है। सिंपल याद रखें, प्लान आपने सबसे पहला, प्रबंध का पहला कार्य ही नियोजन है। नियोजन आपने किया और एक योजना बनाई, उस योजना के अनुसार कार्य हो रहा है या नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा तो उसमें सुधार करना ही नियंत्रण है। तो देखिए, निर्धारित उद्देश्य की प्राप्ति के लिए प्रमापों का निर्धारण करना। पहले से आप तय कर लें कि ये कार्य करना है और इतने अमाउंट में, इतनी क्वांटिटी में इसको करना है, उसको कहते हैं प्रमाप। वास्तविक निष्पादन, फिर आप जो कार्य किया जा रहा है अधीनस्थों के द्वारा, उसका मापन करें और उसकी जो आपने प्रमाप तय किए हैं, प्रमाप यानी स्टैंडर्ड्स, जो स्टैंडर्ड्स आपने बनाए हैं उनके साथ क्या करें, तुलना करें। देखें कि जो आप चाहते थे करवाना वो हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तुलना करें। फिर देखेंगे, आप तुलना करेंगे तो आपको ज्ञात होंगे विचलन यानी डेविएशन ज्ञात होंगे कि कार्य हम ये करवाना चाह रहे थे, ये हो रहा है। उस विचलन के कारणों को आप खोजें कि क्या कारण है कि जो हम करवाना चाह रहे वो नहीं हो रहा, उससे थोड़ा हटके हो रहा है। फिर उन कारणों को खोज के आप उनको दूर करें, यही नियंत्रण है। तो बड़ी अलग परिभाषा आपको लगी होगी इसमें। आप नियंत्रण का अर्थ आप ये समझ लेते हैं कि नियंत्रण यानी किसी को कोई काम करने ही नहीं देना, रोक देना, रोकना नहीं है। नियंत्रण का अर्थ है करने देना, लेकिन प्रमापों के अनुसार, प्लान के अनुसार करने देना, और अंतर आए तो उन अंतर या विचलनों को जो है दूर करना, उनके कारण खोजकर, यही नियंत्रण है। तो इस वीडियो में हम इतना ही रखेंगे। मैं अपेक्षा करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, और आरएस मुख्य परीक्षा प्रबंध, प्रशासन और राज व्यवस्था से संबंधित हम आगे भी बहुत से वीडियो लेंगे, जिनमें हम बिल्कुल आदर्श उत्तर जो मेरे स्वयं द्वारा तैयार किए गए हैं। मैं एक राजकीय महाविद्यालय में सहायक आचार्य हूँ, तो लोक प्रशासन विषय में, तो आपको निश्चित रूप से मैं स्टैंडर्ड और बिल्कुल प्रामाणिक जो है उत्तर ही उपलब्ध कराऊंगा। और आप इन उत्तरों को, आप चाहें तो इनको नोट कर लें और इनको तैयार करें, ताकि आरएस मुख्य परीक्षा के लिए आप प्रबंध, प्रशासन और राज व्यवस्था से संबंधित प्रश्नों के उत्तर आसानी से देकर अधिकतम अंक अर्जित कर सकें। तो वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कृपया इसे लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आगे आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। धन्यवाद।